स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। आप सबके मन में ये सवाल हुआ कि आखिर नीतीश कुमार ने फिर से पाला क्यों बदल लिया। नीतीश कुमार, जिन्हें पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है, और इससे पहले इतिहास में उन्होंने कई बार अपनी जो लॉयल्टी है, जो अलायंस है, उन्होंने बदले हैं। लेकिन हर बार याद रखिए कि हर बार नीतीश कुमार ताकतवर बनकर निकले हैं। 2005 जब नीतीश कुमार ने पहली बार इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री के पद से, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ज़्यादा मैंडेट के साथ मुख्यमंत्री के रूप में आए। उसके बाद याद कीजिए कि किस तरह से 2013 और 2014 जब उन्होंने पहले तो गठबंधन तोड़ा और उसके बाद जब उनकी लोकसभा में हार हुई, तो उनको लगा कि किस तरह से जो हार का ठीकरा है उनके सिर पर फूटेगा, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद जीतन राम मांझी ने पूरा खेल पलट दिया। नीतीश कुमार ने फिर वहाँ पर जीतन राम मांझी को हटाया, तो जो उनका दूसरा इस्तीफा था उसके बाद भी नीतीश कुमार ताकतवर बनकर उभरे। तीसरा इस्तीफा 2017 जब महागठबंधन की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तीसरा इस्तीफा और चौथा इस्तीफा एक तरह से कह सकते हैं कि आज नीतीश कुमार का, जब उन्होंने फिर से एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने की कवायद में, उस स्ट्रेटजी पे, उस रणनीति पर वो आगे बढ़ चले हैं। तो सवाल यह है सबके जहन में कि आखिर नीतीश कुमार को आखिर इससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ। नीतीश कुमार एनडीए के साथ भी मुख्यमंत्री थे, आरजेडी के साथ भी, महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार को इससे क्या मिला और नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला क्यों किया, इसके पीछे की कहानी क्या है। और इस ड्रास्टिक जो मूव बिहार के पॉलिटिक्स में हुआ है, जो नया एक भूचाल आया है, इससे सारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको क्या मिलेगा, यानी बीजेपी के लिए रास्ते क्या होंगे, आरजेडी को इससे क्या मिलेगा, और नीतीश कुमार को इस नए जो ड्रास्टिक उन्होंने स्टेप उठाए हैं, एक तरह से फिर से उन्होंने जो लालू कहा करते थे उनके बारे में कि नीतीश के पेट में दांत है, तो उसको एक तरह से उन्होंने साबित करते हुए उन्होंने 5वीं बार या 6ठी बार उन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की है। अगर आप 1990 के ज़माने से याद करना शुरू करेंगे, किस तरह से लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने में उनका रोल था, उसके बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई, उसके बाद फिर किस तरह से एनडीए के साथ में अलायंस हुआ, वाजपेयी और आडवाणी की सरकार में आए, और उसके बाद वो लगातार अपनी लॉयल्टी चेंज करते रहे मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। एक ज़माने में वो लार्जर पार्टी थे, यानी कि 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, कि उनका वो दौर था जब प्रचंड वेव उनके फेवर में था, और वो नीतीश कुमार का दौर था। बीजेपी उस समय माइनर पार्टी थी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार लगातार डिक्लाइन होते गए, लेकिन सत्ता में बने रहे। जो गठबंधन था बदलता रहा, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे। जो कांस्टेंट था वो नीतीश कुमार एज ए चीफ मिनिस्टर बने रहे। तो इस पॉलिटिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मूव उन्होंने, ये जो कदम उठाया क्यों उन्होंने, इसके पीछे की कहानी क्या है। याद कीजिए 2017 में जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो नीतीश कुमार ने उससे पहले प्लॉट सजाना शुरू कर दिया था, और विधायक दल की बैठक जिस दिन उन्होंने फैसले लिया था, उससे पहले की विधायक दल की एक और बैठक हुई थी, और उस समय सीबीआई ने एक जो आईआरसीटीसी का जो स्कैम था, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी यादव को भी फ्रेम किया था, और वो चार्ज लगने के बाद नीतीश को एक मौका मिल गया था करप्शन के खिलाफ, और जिस तरह से लालू परिवार और उसके करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने का, या कम से कम जो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें हो रही थी लालू परिवार से, क्योंकि लालू परिवार और तेजस्वी यादव और ये सारे जो उनके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, वो चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में उनका फ्री हैंड हो, और डीएम को सीधा फ़ोन कर सकें, एसपी को सीधा फ़ोन कर सकें। नीतीश ये कतई इस तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे, तो उन्हें मौका मिला। करप्शन का जो चार्ज था, जिस तरह से लालू परिवार के ऊपर लगा था, तो उस आधार पर नीतीश कुमार ने उस अलायंस से विदा ली थी। लेकिन पीछे की कहानी कुछ और थी। पीछे की कहानी क्या थी? पीछे की कहानी ये थी कि उस समय अरुण जेटली एक तरह से देश के वित्त मंत्री थे, और चूंकि बिहार बीजेपी और जेडीयू अलायंस के जो सबसे बड़े अगर आर्किटेक्ट कहे जा सकते हैं, तो वो लालकृष्ण आडवाणी नहीं थे, बल्कि अरुण जेटली थे। अगर नीतीश कुमार की ट्यूनिंग और जो केमिस्ट्री थी अरुण जेटली के साथ इतनी बढ़िया नहीं रहती, तो शायद अलायंस इतने लंबे समय तक आडवाणी के रहते हुए भी नहीं चलता, जो शुरुआत हुई थी 1996 और 1997 के दौर से। तो अरुण जेटली निश्चित रूप से उस अलायंस के एक आर्किटेक्ट थे।
अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को, जो उस समय गठबंधन के चीफ मिनिस्टर थे, अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया। ये टूटने से पहले की कहानी है कि लालू प्रसाद की जो पार्टी है आरजेडी, वो बीजेपी से हाथ मिलाना चाहती है और उनके एक नेता ने अरुण जेटली से आकर मुलाकात की थी और ये फिलर दिया था कि अगर सीबीआई जो करप्शन के केसेस हैं, सेंट्रल एजेंसियां उसमें ढील दे दे तो आरजेडी को बीजेपी से हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस फिलर के बाद अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया कि अरे नीतीश बाबू, आपकी पार्टी तो रह जाएगी, यहाँ तो आरजेडी हाथ मिलाने को तैयार है। और उसके बाद आनंद फानन में 6:30 बजे शाम में नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार से हटने का ऐलान किया था। और 1 घंटे के बाद बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, यानी कि प्लॉट पहले से तैयार था। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नीतीश कुमार को सपोर्ट करने का फैसला किया गया। तो पहली कहानी ये थी कि नीतीश कुमार को ये डर लगा कि कहीं आरजेडी ही बीजेपी के साथ न हाथ मिला ले और इसलिए वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और चूंकि जेटली और नीतीश की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, इसलिए जेटली ने नीतीश को अलर्ट कर दिया था। और चूंकि बीजेपी डेस्परेट थी 2019 के चुनाव के लिए, बिहार में फिर से सत्ता में आने के लिए, नीतीश के साथ अलायंस करने के लिए, और सुशील मोदी एक लंबे समय से कैंपेन चला रहे थे लालू परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। रोज नए पेपर लेकर आते थे और किस तरह से उनके खिलाफ जो एलिगेशन है भ्रष्टाचार के वो लगाते थे। तो बीजेपी डेस्परेट थी क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पर 2014 में बीजेपी को तो सफलता मिली थी, लोकसभा की तकरीबन मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन 2019 आते आते तक बीजेपी को यह डर लग रहा था कि मोदी का जो ब्रांड मोदी है वो अगर डाइल्यूट हुआ, कमज़ोर हुआ, तो बीजेपी की लोकसभा में सीटें कम हो सकती है। और इसलिए अगर पावर शेयरिंग में नीतीश साथ में आ जाए तो बीजेपी के विन विन सिचुएशन है, लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पे पावर होगी। तो इसलिए बीजेपी को भी ये गेम सूट करता था। और नीतीश को जब ये भनक लगी तो उन्होंने तुरंत वहाँ से गठबंधन से मुक्ति ले ली। अब कहानी कट टू हम आते हैं 2022 की कहानी में क्या हुआ। 2022 की कहानी का जो प्लॉट था वो पहले से रचा जा रहा था। और जिस तरह से चिराग पासवान का जो मॉडल अपनाया गया था जेडीयू को कमज़ोर करने के लिए, लेकिन नीतीश ने वो सब टॉलरेट कर लिया। उन्हें लगा कि चलो बीजेपी ने एक बड़ा दिल दिखाया है उन्हें मुख्यमंत्री बना करके, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने पार्टी का एक्सपेंशन कर सकते हैं। सरकार में तो आखिर जो मुख्यमंत्री होता है, चेहरा होता है, वही सब कुछ होता है। उनके पास होम डिपार्टमेंट है और एक तरह से इक्वल शेयरिंग के आधार पर उनकी सरकार चल रही थी। लेकिन कहानी शुरू हुई आरसीपी के जिस तरह से कैबिनेट में आने के बाद। और नीतीश कुमार की पार्टी जो अगले कुछ दिनों में एक ऑडियो प्ले करेगी, जिस ऑडियो प्ले में ये होगा कि आरसीपी के जो जेडीयू विधायकों के साथ में जो रिकॉर्डिंग है उसको नीतीश कुमार ने होम मिनिस्टर रहते हुए, होम मिनिस्ट्री उनके पास में है, वो इंटरसेप्ट करके उसकी रिकॉर्डिंग है जेडीयू के पास में, कि किस तरह से जेडीयू में जो महाराष्ट्र का शिंदे मॉडल था उसको इम्प्लीमेंट करने की एक पूरी प्लॉट तैयार हो चुकी थी और 6-7 विधायकों से संपर्क किया जा चुका था। वो नंबर्स बढ़ने का इंतजार था। लेकिन नीतीश कुमार को ये भनक पहले लग गई क्योंकि होम मिनिस्ट्री उनके पास में है और जो इंपॉर्टेंट नेता हैं उनके कॉल रिकॉर्ड भी टैप किए जाते हैं। तो एक तरह से वो जो सेंस था वो नीतीश कुमार को मिल गया और इसलिए बीजेपी आने वाले दिनों में कोई ऐसा ऑपरेशन करती या फिर नीतीश कुमार को और कमज़ोर करने के लिए धीरे धीरे जिस तरह से 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी और आरसीपी के जरिए जिस तरह से जेडीयू को एक तरह से कमज़ोर करने की जो स्ट्रैटेजी चल रही थी, नीतीश कुमार ने समय रहते इसको सेंस कर लिया और इसलिए बीजेपी को एक तरह से जिसको कहते हैं क्लीन बोल्ड कर दिया इस पूरे गेम में कि बीजेपी इस तरह से स्टम्प्ड आउट हो गई कि बीजेपी के मंत्री दिल्ली में आकर उद्घाटन और प्रदर्शनी और किसी का सरकारी कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं और नीतीश कुमार वहां से सरकार से वापसी यानी कि महागठबंधन के साथ मिलने की तैयारी कर रहे हैं। शायद इसका भान उन्हें बीजेपी को नहीं लगा। अब इस कहानी में नीतीश कुमार की जो मजबूरी थी, नीतीश कुमार के साथ सामने इस समय क्या मजबूरी है? एक तरह से एग्रेसिव बीजेपी है जहां पर अमित शाह चाहते हैं कि हर स्टेट में बीजेपी अपने दम पर अपने फुटप्रिंट का विस्तार करे, एक्सपेंशन करे, एक्सपैंड करे और जो अलायंस पार्टनर है उसको उसके रहमो कदम पर यानी कि बीजेपी के रहमो कदम पर वो आश्रित रहे, या तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो या फिर अगर रहे भी तो वो माइनर पार्टनर के तौर पे रहे। तो इसलिए जेडीयू के लिए ये ज़रूरी था
कि मुख्यमंत्री के साथ साथ अपनी पार्टी को बचाना। नीतीश कुमार निश्चित रूप से उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि 2025 के बाद वो बिहार की पॉलिटिक्स में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में एक रीजनल पार्टी के तौर पर उनकी पहली प्रायोरिटी होगी कि अपनी पार्टी को बचाना और मुख्यमंत्री का ताज भी बचाना। यहाँ मुख्यमंत्री का ताज तो था, लेकिन पार्टी छिन जाने का खतरा लगातार मंडरा रहा था, जिस तरह से महाराष्ट्र मॉडल बिहार में होने वाला था और उसकी वानगी आरसीपी के रूप में वो देख चुके थे। तो इसलिए पहली उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि वो महागठबंधन के साथ में जाएं। बीजेपी के उस जिस तरह की जो बिहाइंड द पॉलिटिक्स है, सामने दिखना कुछ और पीछे करना कुछ और, उससे कम से कम अपने को सिक्योर करें, अपनी पार्टी को सिक्योर करें। तो नीतीश कुमार ने पहला काम वो किया कि उन्होंने महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। अब सवाल इससे है कि आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स में जो 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं उन सबको क्या मिलेगा। पहला जो स्टेक होल्डर बीजेपी है, बीजेपी को निश्चित रूप से झटका लगा है, क्योंकि 2024 का जो महायज्ञ है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, वहाँ पर उस महायज्ञ के लिए झटका है। क्योंकि बीजेपी कितनी भी बातें करे, लेकिन बीजेपी ने ये सेंस किया है, अगर आप कई सारे इलेक्शन को देखें तो बीजेपी 22% से 23% के वोट शेयर से आगे नहीं बढ़ पाई है। उसे 15% का वोट शेयर जो है छोटी जातियों का चाहिए, और वो जो ईबीसी जातियां हैं, जो एमबीसी जातियां हैं, वो नीतीश कुमार के पास में है। इसलिए चेहरा तो उन्हें नीतीश कुमार का चाहिए था, लेकिन पावर बीजेपी को अपने पास रखना था। अब ऐसी स्थिति में जो नई सरकमस्टांसेस पैदा हुई है कि बीजेपी को अकेले दम पे लड़ना पड़ेगा चुनाव। वो रामविलास पासवान की पार्टी या छोटी जो और पार्टियां हैं उनके साथ में अलायंस करेगी, लेकिन जो 15-16% का जो वोट शेयर है वो बीजेपी कहां से हासिल करेगी। और ये भी आप न भूलें कि 2014 का जो मैंडेट था वो डिफरेंट मैंडेट था, 2019 का जो मैंडेट था वो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का मैंडेट था। 2024 में क्या उस तरह का कोई वेव होगा? तो बीजेपी के लिए अपनी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो नए तरीके से रिड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास आज की तारीख में गिरते पड़ते भी 15-16% का वोट शेयर है, और वो जो वोट शेयर है वो बड़ा कमिटेड वोट शेयर है, जो कि खिसका नहीं है। इसके बावजूद कि नीतीश कुमार लगातार डिक्लाइन पे हैं, तब भी वो 15-16% का वोट शेयर उनके पास इंटैक्ट है। तो वैसी स्थिति में पहला जो लेसन है कि बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी रिड्रॉ करनी पड़ेगी 2024 के लिए। लेकिन बीजेपी 2024 से बियॉन्ड देख रही है बिहार की पॉलिटिक्स में। 2024 में बीजेपी को ये लगता है कि उनके पास लोकसभा के इलेक्शन में, खास करके जो लोकसभा का इलेक्शन है, जो जिस तरह से बीजेपी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लड़ती है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बीजेपी को। बीजेपी 2024 के बियॉन्ड देख रही है बिहार की पॉलिटिक्स को। वो किस तरह से? क्योंकि अगर आप देखें कि बीजेपी जो 2005 में एक तरह से जूनियर पार्टनर थी, 10% का वोट शेयर था, वो बीजेपी अपने वोट शेयर को डबल कर चुकी है, यानी कि 20%, 22% के वोट शेयर पे आ चुकी है। 19% का वोट शेयर विधानसभा में था, लोकसभा में 22-23% का वोट शेयर बीजेपी के पास में है। तो यानी कि अपने वोट शेयर को बीजेपी नीतीश के कंधे पर चढ़कर डबल कर चुकी है। तो अब बीजेपी उससे बियॉन्ड देखना चाहती है, यानी कि नंबर 1 पार्टी, यानी कि बिहार विधानसभा में अगर देखें, अगर 2-3 सीटों के फासले को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी जिस तरह से नीतीश के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ी है, अब उसे लगता है कि उसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के साथ साथ वो बिहार की सत्ता में दावेदारी, यानी कि बिहार की सत्ता जो है चीफ मिनिस्टर का ताज उसके पास होना चाहिए। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े स्टेट में बीजेपी अकेले दम पर सत्ता पा सकती है, तो उसके नेबरिंग स्टेट बिहार में वो किसी बैसाखी के सहारे क्यों 15 साल गाड़ी को आगे खिसकाते रहे। और इसलिए पिछले विधानसभा में जो कैडर है उसका बड़ा जोर था कि बीजेपी अकेले दम पर विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन अमित शाह जानते थे कि अकेले दम पे चुनाव लड़ने पर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, क्योंकि 15% का जो वोट शेयर है, जो छोटी जातियां और कुर्मी हैं, वो सब वोट शेयर नीतीश के पास में है। तो इसलिए चेहरा नीतीश का रहे, लेकिन बीजेपी उनकी बैसाखी पर चढ़कर आगे अपने को एक्सपैंड करे। तो अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि लोकसभा में तो भले बीजेपी सफलता पाले, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की गाड़ी अटक सकती है। और बीजेपी को इसलिए कास्ट अलायंसेस, जो छोटी पार्टियां हैं, और खास करके जो अपनी लीडरशिप है, उसको उस हिसाब से ग्रूम करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि बिहार की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो एक तरह से कोई बहुत ज़्यादा करिश्माई लीडरशिप नहीं है, या थोड़ी बहुत जो लीडरशिप थी उसको अमित शाह ने किनारे कर दिया, क्योंकि अमित शाह के हिसाब से वो लीडरशिप वो उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठता था। तो पहली जो स्ट्रैटेजी है वो बीजेपी को आने वाले दिनों के लिए, यानी कि बियॉन्ड 2024 की तैयारी करनी होगी, और शायद बीजेपी ये देख भी रही है, क्योंकि बिहार में उससे अपना मुख्यमंत्री बनाना है।
अब जो आरजेडी और जेडीयू है उनके लिए है, निश्चित रूप से जेडीयू डिक्लाइनिंग फोर्स है, लेकिन नीतीश अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं या उसके बाद क्या हो, नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, ये सारे सवाल उठेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार बहुत ही प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। वो जानते हैं इस बात को कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले वो प्रधानमंत्री का सपना और यूपीए का कन्वेनर, ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं होना है। और वो बिहार की गद्दी में चीफ मिनिस्टर के रूप में बने रहना चाहेंगे। ये अलग बात है कि जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू की जो सोशल केमिस्ट्री और जो अलायंसेज होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि दोनों के पास जो कास्ट ग्रुप है, एमवाई जो कॉम्बिनेशन है, लालू प्रसाद के पास, तेजस्वी के पास, और तेजस्वी ने ये साबित किया है 2020 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, जो वर्चुअली एक तरह से वो जीत गए थे। तो उनके पास जो कास्ट के इक्वेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और साथ में जो हाल के एक दो बाईपोल को देखें जहाँ पे अपर कास्ट ने भी बीजेपी को झटका दिया है, तो वैसी स्थिति में ईबीसी, कुर्मी और इसके अलावा अपर कास्ट का थोड़ा वोट बैंक, एमओआई सब मिल जाता है, तो आरजेडी और जो महागठबंधन का जो कास्ट अलायंस है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और वैसी स्थिति में आरजेडी के लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एक तरह से वो उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होगी, इसके साथ में वो इलेक्ट्रोल जो 2024 का इलेक्शन, जहाँ पे अभी तक 2019 के इलेक्शन में उन्हें 0 सीट मिली थी, तो निश्चित रूप से उनके लिए विन विन सिचुएशन है। जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का दबाव है, जिस तरह से सीबीआई ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उससे कहीं कम से कम काउंटर करने के लिए आरजेडी को ये सब मिल जाएगा सरकार में आने के बाद। सवाल ये है कि जेडीयू किस तरह से अपने फ्यूचर को देख रही है। ये एक इमीडिएट स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, जिस तरह से एग्रेसिव बीजेपी से बचने का, या फिर चूंकि अभी लोकसभा के चुनाव काफ़ी दूर हैं, अभी भी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त है, क्या बिहार की पॉलिटिक्स में इस करवट के बाद भी कोई करवट आएगा, या फिर वो उस तरह से कभी सास भी बहू थी और जो सीरियल था उस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स एक बार और आने वाले दिनों में एक नया टर्बुलेंट टर्न लेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है एक तरह से नीतीश कुमार ने उस बीजेपी के गेम को पहले स्नीफ ऑफ कर लिया, और कम से कम अपनी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए उनके पास एक लास्ट रिजॉर्ट था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, अपनी रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।